Students, welcome in this new video. We are starting magnetic effect of electric current. अभी तक आप लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आप एक रेस्ट चार्ज पार्टिकल का स्टडी करते हैं। सपोज दैट कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है मान ले। इसको अभी तक आपने स्टेबल कंडीशन माने कि जो भी स्टडी किया इन इट्स रेस्ट पोजीशन, इसकी अपनी स्टेबल यानी रेस्ट पोजीशन में आपने इसको स्टडी किया। अगर ये पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट पोजीशन में ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। करेक्ट, माने कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है अगर वो रेस्ट पोजीशन पर है तो रेस्ट पोजीशन में वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, यही इलेक्ट्रॉन है, ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है। ये तो मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो अब इसकी मोशन जो है, मूविंग तो है बट मोशन कैसी हो सकती है? विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड और मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। माने कि इसकी मोशन जो है या तो वो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, कांस्टेंट स्पीड, या एक्सीलरेटेड मोशन हो सकती है, एक्सीलरेटेड मोशन। तो देखिए इसमें क्या है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बट कंडीशन ये है कि जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड माने कि जब एक्सीलरेशन उसका 0 होता है, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल। और एक्सीलरेटेड मोशन अगर होगी उसी चार्ज पार्टिकल की, अगर मोशन एक्सीलरेटेड है मीन्स वो एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से वो मूव कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करती जा रही है, तो उस कंडीशन में ये मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी वो रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनका रेडिएशन भी होता है। समझ रहे हैं ना? माने कि जब तक वो रेस्ट पोजीशन में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो मोशन में है विथ कांस्टेंट स्पीड मीन्स एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, जब एक्सीलरेशन 0 है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। बट जब उसकी मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होती है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी रेडिएट करता है। और इस कंडीशन पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो धीरे 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 लूज होती जाती है। समझ रहे हैं ना? तो अभी तक हम लोग ये स्टडी कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर जब ये बात आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब यहाँ से देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कहाँ से आया। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आया मैग्नेटिक फील्ड का, ये तो आया है ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। बट हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई एक इस सराउंडिंग स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। माने कि एक कोई मैग्नेट है, उसके अराउंड कोई स्पेस जहाँ पर उसके इन्फ्लुएंस को हम एक्सपीरियंस कर सकें, वो जो स्पेस होगा उसके अराउंड वो जो फील्ड होगी उसी फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। करेक्ट?
तो अब यहाँ पर बात आती है मैग्नेट की। एक्चुअल में मैग्नेट क्या है? तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है, जो अर्थ में पाया जाता है नेचुरल मैग्नेट, वो आयरन का एक ऑक्साइड होता है। समझ रहे हैं ना? आयरन का जो ऑक्साइड होता है वही एक नेचुरल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जो कि अर्थ में नेचुरली मिलता है हमको, वो है मैग्नेट। और किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं। जैसे यहाँ भी आपने पोलरिटी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, उसमें भी पोलरिटी है। यहाँ मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और दूसरा जो होता है साउथ पोल। किसी भी तरह का मैग्नेट हो, चाहे वो सर्कुलर मैग्नेट हो, चाहे स्क्वायर शेप में हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, या रिंग हो, या व्हील शेप में, किसी भी तरह का मैग्नेट अगर है तो हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक सिंगल पोल कोई भी मैग्नेट कंटेन नहीं करता। समझ रहे हैं ना? तो आयरन का ऑक्साइड जो नेचुरली अर्थ में मिलता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेट। और इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। एक पोल को नॉर्थ पोल बोलते हैं और एक पोल को साउथ। तो सिमिलर, जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो सिमिलर चार्जेस में जो फोर्स एक्ट करता है वो रिपल्सिव फोर्स होता है, जबकि अपोजिट चार्जेस में जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली यहाँ भी मैग्नेट में अगर सिमिलर पोल्स होंगे तो इनके बिटवीन रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, और अगर यही अपोजिट पोल्स होंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दो अपोजिट पोल के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो सिमिलर पोल के बिटवीन फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। तो देखिए कितना सिमिलरिटी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आया, तो फील्ड अराउंड या स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस। इसके अराउंड जो स्पेस है जिसमें हम इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस कर सकें, माने कि अगर उस फील्ड में किसी दूसरे मैग्नेट को हम लाते हैं तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्ट करता है, तो वही फील्ड अराउंड ए मैग्नेट, वही क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ से एक ओयरस्टेड ने, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, करेक्ट? तो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं जिसको बोला गया ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और उस ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट का ही दूसरा नाम, उसमें जो उन्होंने अपने इफेक्ट को देखा और उसको एक्सपीरियंस किया उस इफेक्ट को, उसी का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट में जो है दो इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट ऑफ करंट। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, ये हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, करेक्ट? हीटिंग इफेक्ट जिसको हमने जूल्स लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया, माने कि कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें कि करंट पास करती है, तो ड्यू टू resistance of electrical circuit, some of the electrical energy losses in the form of heat energy। माने कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो ड्यू टू रेजिस्टेंस, उसके प्रतिरोध के कारण, उसके रेजिस्टेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो हीट फॉर्म में लॉस हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक सीलिंग फैन हम ऑपरेट कर रहे हैं, और जब ये सीलिंग फैन कुछ देर चलेगा तो हम देखेंगे कि इस मशीन को टच करने पर ये हीट लगती है, कुछ गर्म हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स से इसको सप्लाई दी जा रही है, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि इस मशीन में दोनों तरह का लॉस हो रहा है, एक वेरिएबल लॉस, एक कांस्टेंट लॉस। माने कि जैसे इसमें कॉपर की वाइंडिंग किया गया,
इसमें बॉल बेयरिंग भी घूमता है, तो आयरन लॉसेस भी हो रहे हैं, कॉपर लॉसेस भी हो रहे हैं, कई तरह के लॉसेस, माने दो स्पेशली दो लॉसेस होते हैं, एक वेरिएबल लॉस और एक कांस्टेंट लॉस। तो इन दोनों लॉसेस की वजह से, और इन दोनों लॉसेस का रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से उसमें से जो लॉस हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस फॉर्म में? हीट फॉर्म में, जिसकी वजह से मशीन हीट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ। दूसरा ये है, ओयरस्टेड ने एक्सप्लेन किया था, ओयरस्टेड का एक्सप्लेनेशन जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अब आइए देखिए उसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया अपने प्रैक्टिकल में, कि एक वायर और एक मैग्नेटिक निडल उन्होंने टेक किया, एक वायर और एक मैग्नेटिक निडल, माने कि ये जैसे ये करंट है, यहाँ एक की लगा दिया और इससे एक अपने वायर ये कनेक्ट कर दिया, इसमें इस तरह से करंट पास कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। यहाँ पर एक मैग्नेटिक निडल रखेंगे इस तरह से, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब इसके आगे और देखते हैं, अगर इसी बैटरी की पोलैरिटी हम चेंज कर दें, ये की लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे कर दिया प्लस माइनस, ये वायर लगा दिया। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक निडल, नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, करेक्ट। और थर्ड फिगर हम ये ले सकते हैं ऐसे, चाहे इसके थ्रू लीजिए चाहे इसके थ्रू लीजिए, कोई भी आप एक दिखा सकते हैं। यहाँ हमने वायर कनेक्ट किया ये, और ये ओपन कर दिया, ओपन स्विच, स्विच को यहाँ ओपन किया, यहाँ दोनों में क्लोज्ड, क्लोज्ड स्विच, यहाँ भी क्लोज्ड है, और यहाँ पर ओपन है। नो डिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या, ओयरस्टेड, इसको बोलते हैं ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, और इसी का दूसरा नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोला गया। इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, सपोज दैट टेकिंग अ मैग्नेटिक निडल हैविंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, एक मैग्नेटिक निडल हमने लिया और एक वायर को, ये वायर दिख रहा है, इस वायर को एक की, स्विच और एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी की पोलैरिटी इस तरह से रखा कि ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर करंट ऐसे पास कर रही है। तो जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर करंट ये पास करेगी, तो इसका जो नॉर्थ पोल है ये कैसे मूव करेगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, ये घूम करके वेस्ट की तरफ आएगा। जैसे आप मैप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इधर आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने स्विच को ऑन किया, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर पास कर रही है, तो ये नॉर्थ पोल इस तरीके से था, ये डिफ्लेक्ट हो करके ऐसे, कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ये घूम करके इधर को आएगा, माने कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होगी, इसका नॉर्थ पोल, करेक्ट। इन केस अगर हम इसमें बैटरी की पोलरिटी को चेंज कर दें और करंट जो है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर पास करने लगी, ये इसका टर्मिनल चेंज कर दिया बैटरी का, तो अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पास कर रही है। तो अगेन ये जो है नॉर्थ पोल आपका, ये देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेगा, यानी साउथ कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ, जबकि इसमें जो घूमी ये सुई ये इधर को घूमती है, माने कि अब इधर जो है ये जो निडिल है वो क्लॉकवाइज घूम जाएगी, माने कि जैसे ही करंट क्लॉकवाइज हुई निडिल भी क्लॉकवाइज घूमेगी, और ये आपका जो नॉर्थ पोल था वो अगेन फिर से किधर को चला जाएगा, ईस्ट की तरफ, करेक्ट, माने कि इधर था, इधर से घूम के फिर इधर की तरफ आएगा। तो इस तरह से इन्होंने, ओयरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में इस फिगर के थ्रू ये एक्सप्लेन किया। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन, अच्छा तीसरा स्टेप क्या है, ओपन स्विच, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को बंद कर दिया गया, तो स्विच को क्लोज कर दिया जैसे ही, तो करंट स्टॉप फ्लोइंग। इस सर्किट में करंट फ्लोइंग जो है वो कितना हो गई, जीरो, यानी करंट जीरो पास करने लगी, यानी कि अब यहाँ कोई करंट नहीं है, क्योंकि स्विच को आपने क्लोज कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन स्विच का मतलब होता है ऑफ, स्विच ऑफ करना, क्लोज्ड स्विच का मतलब होता है ऑन करना, ठीक है ना। तो आपने स्विच ओपन किया, इसका मतलब ये ऑफ हो गया। जब ऑफ हो गई बैटरी से करंट जीरो पास करेगी, इस वायर में कोई करंट ही नहीं है। जैसे ही कोई करंट नहीं है तो ये जो आपकी निडिल है ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है, मींस नो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडिल, माने कि जैसे ही इस वायर में करंट पास करना बंद कर देगी तो ये मैग्नेटिक निडिल अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर से रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये रखा कि जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पास करती है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं करती तो मैग्नेटिक निडिल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि बैटरी जो करंट पास कर रही है बैटरी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ पोल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, करेक्ट। यहाँ जो डिफ्लेक्शन आप दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये एंटी क्लॉकवाइज, इधर ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना, पोलरिटी के अकॉर्डिंग इसका जो मूवमेंट है डिफ्लेक्शन वो चेंज हो रहा है। इससे तो ये पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडिल में डिफ्लेक्शन आता है। और जैसे ही करंट यहाँ पर I = 0 हो गया, मीन्स करंट स्टॉप फ्लोइंग, तो निडिल अपनी इनिशियल पोजीशन पे फिर से रिटर्न हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को या इस इफेक्ट को ओयरस्टेड ने अपने इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। तो ये है आपका ओयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ, जो क्लास 10th से भी आप पढ़ के आए हैं, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ, इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, देखिए बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, टेकिंग अ लॉन्ग वायर इन विच करंट I फ्लोज, ये एक लॉन्ग वायर टेक कर लिया जिसमें I करंट पास करती है। अब
बाय ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जब इस लॉन्ग वायर में करंट पास करेगी तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी। तो सपोज दैट अगर इस वायर से इसमें कोई हमने एक बहुत स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, लेंथ है इसकी dl, और इससे थीटा एंगल पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट P है, यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, क्योंकि ये करंट के थ्रू ही मैग्नेटिक फील्ड आएगी और ये इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका ये r है, यहाँ पर पोजीशन है ये थीटा। तो जितना करंट वायर में है वो किसी भी स्ट्रिप में भी वही होगी, माने यहाँ भी करंट I होगी। अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अदरवाइज लिख सकते हैं दिस लॉ states that the magnetic field around a long wire is number 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिप। भाई इसकी लेंथ जितना बढ़ाते जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिप या एलिमेंट, माने कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। सेकंड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, मीन्स dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थर्ड पॉइंट ये है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये जो एंगल बनता है यहाँ पर पोजीशन एंगल, इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स साइन थीटा। दिस मीन्स दैट dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, करेक्ट। तो ये तो 3 स्टेप आपने लिखे। अब इसके बाद एक और है, चौथा स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वायर। फोर्थ पॉइंट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एलिमेंट, माने कि उस स्ट्रिप या एलिमेंट से जितना डिस्टेंस है। तो dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², करेक्ट। कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस, जितने आपने ये चारों इक्वेशन फाइंड किए, अगर इनको कंबाइंड किया जाए, कंबाइनिंग ऑल these equations we get dB proportional to I into dl into sin theta डिवाइड बाई r²। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलते हैं। अगर सभी इक्वेशन को हम कंबाइंड कर दें, I dl sin theta अपॉन r²।
देखिए यहाँ पर प्रॉपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं, तो बायोट-सेवर्ट ने क्या कांस्टेंट यूज़ किया, आइए उसको देखा जाए। तो ये है dB दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, करेक्ट, आई dl साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपान 4 पाई दिस इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर मीटर, इसका यूनिट होता है वेबर पर एम्पियर मीटर, एंड इट्स वैल्यू इज 1 इंटू 10⁻⁷, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability of free space, permeability of free space, करेक्ट। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा ये एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी जिसको बोल देते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसे ही यहाँ म्यू नॉट वर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकशीलता, जैसे यहाँ पर आप पढ़ते थे ना विद्युतशीलता हिंदी में, वैसे यहाँ पर इसको पढ़ते हैं चुंबकशीलता, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये है हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ, करेक्ट, वेरी सिंपल। तो जो यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं म्यू नॉट, और इससे पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज़ किया था एप्सिलॉन नॉट, तो आइए देखते हैं इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इसको भी देख लिया जाए। रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। relation between permittivity epsilon naught and permeability mu naught of फ्री स्पेस, इन दोनों में रिलेशन। तो वी नो दैट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप पहले से इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रखे हैं, इसका स्टडी आपने किया है। और अभी अभी हम लोगों ने बायो-सेवर्ट लॉ में ये कांस्टेंट यूज़ किया म्यू नॉट अपान 4 पाई दिस इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर इन दोनों को हम डिवाइड कर लें, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई म्यू नॉट अपान 4 पाई दिस इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई 1 इंटू 10⁻⁷। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 10⁹ प्लस 10⁷, ये इंटू में पावर ऐड हो जाती है, 10⁻16 हो जाएगा। यहाँ आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो आपको वैल्यू ये मिलती है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट दिस इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16। इट कैन बी रिटेन एज 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट दिस इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, बट वी नो दैट 3 इंटू 10⁸ दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट c। इसको आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट।
इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/ε0 म्यू नॉट दिस इक्वल टू c स्क्वायर, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू ε0। करेक्ट। तो ये है आपका परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी में रिलेशन, बहुत सिंपल है। तो इसको आप प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल।